चलिए दोस्तों, आज हम लोग बातचीत पाठ का सारांश करने वाले हैं। अगले क्लास में हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान चुके थे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी जीवन शैली क्या थी, उसने कैसे कैसे गद्य लिखे, उसके जीवन का स्वभाव कैसा था बातचीत करने का, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग बातचीत के निबंध को पूरा डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो बातचीत, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति मनुष्य ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। ईश्वर ने जो हमें है वाक शक्ति प्रदान की है, वाक शक्ति, ये वाक शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मनुष्य को सभी शक्तियां दी होती, अगर बातचीत करने का ढंग नहीं दिया होता, तो आप सोचिए कितना कुछ नहीं हो सकता था। अगर हम आपके सामने ये बोल रहे हैं YouTube के माध्यम से, तो ये अगर वाक शक्ति नहीं दी होती तो हम आप तक नहीं पहुंच सकते थे। ये वाक शक्ति के कारण ही हम आप तक पहुंचे हैं। वाक शक्ति में बहुत ज्यादा लुभा लेने की शक्ति है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। पूरी सृष्टि गूंगी नजर आती, कोई बोलता ही नहीं तो पूरी सृष्टि गूंगी नजर आती। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते। जो और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्ता और बातचीत दोनों है। बातचीत है, बातचीत को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक तो स्पीच है यानी भाषण, और दूसरा है बातचीत, नॉर्मल वाली बातचीत हो। तो स्पीच का क्या महत्व है? स्पीच अगर कहीं पे भी जब भाषण दिया जाता है, तो वक्ता महाशय को अपने अंदर कुछ ऐसे ढूंढ के लाना होता है, कुछ ऐसे शब्द ढूंढ के लाना होता है जिससे कि तालियों से पूरा कमरा गूंज उठे, पूरा एक माहौल बन जाता है। लेकिन बातचीत में नॉर्मल वाली बातचीत होती है, बातचीत में ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है कि क्या बोले न बोले, कैसा पहली बार ऐसा क्या बोले जो लोगों में उमंग भर दे, उत्साह भर दे। तो इस चीज बातचीत में ऐसा नहीं होता है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी बातचीत जब हम लोग करते हैं तो उसमें नाज नखरा दिखानी नहीं पड़ती है, बहुत क्रिएटिव बात नहीं बोलना होता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावाहन या नादी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुतियां करे करावे और तब किसी वक्तृता का आरंभ करे। मतलब जब भाषण दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, तो उस समय जो है स्पीच, ये सब जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, साहबान, कदरदान, ये सब बोला जाता है। लेकिन जब नॉर्मल वाली बातचीत होती है तो उसमें हम लोग सामान्य रूप से जिस तरह बातचीत करते हैं वो होता है। जहां कोई मर्म या नौक की चुटीली बात महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसे ही कोई चुटीला बात, जैसे ही कोई उमंग जैसी कोई भाषण निकला, तालियों से पूरा कमरा गूंज उठा। जहां कोई मर्म, इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर ऐसा कोई मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी जो भाषण देते हैं उसको अपने में एक ऐसे क्रिएटिव बात ढूंढ कर लाना ही होता है जिससे कि पूरा माहौल बन जाए, पूरे लोगों में उमंग भर जाए, उत्साह भर जाए, पूरी सभी लोग तालियों से गड़गड़ाहट। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। जब बातचीत में होती है तो इसमें कोई ताली हो गया, कोई उमंग तुमंग कुछ नहीं होता है। बातचीत में नॉर्मल वाली बातचीत होती है, हम लोग सीधे साधे से बातचीत करते हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। जब बातचीत होता है तो हम लोग नॉर्मल वाली बातचीत कर रहे हैं, तो अगर कोई चुटीली बात हो गई तो उसमें हम लोग हंस पड़े। लेकिन ऐसा ना है कि ताली बजा रहे हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उतना ही हम हंसी का अंतिम सीमा कहते हैं। जब हम लोग हंसते हैं, थोड़ा बहुत मुस्कुरा दे ऐसे करके हो गया। स्पीच का उद्देश्य क्या है? स्पीच का उद्देश्य जो है
सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। जो स्पीच दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, तो उसका उद्देश्य है कि जो सुनने वाले हैं उसके मन में उत्साह भर दिया जाए, उनके मन में उमंग भर दिया जाए, जोश से भर दिया जाए। घरेलू बातचीत का मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच का वह संजीदगी बेकदर धक्के खाती फिरती, यानी बातचीत में स्पीच का कोई महत्व नहीं है, वो हमेशा धक्के खाती रहती है, कुछ उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ बातचीत की भी उनको अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों के लिए आवश्यक चीजें हैं भोजन, अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम नहीं जी सकते हैं। हम अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर बहुत कमजोर हो सकता है। उसी प्रकार जो है वाक शक्ति भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर वाक शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं होती तो ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आज इतना टेक्नोलॉजी का विकसित नहीं हो सकता था। आज सारे देश में जो है कितना विकास हुआ है, ये विकास नहीं होता। कौन कितना पानी में है ये भी नहीं हो सकता था। जो कुछ मवाद या धुआं जमकर रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल जाता है। यानी अगर किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष भाव यानी गुस्सा टाइप का है, अगर किसी से बातचीत कर रहा है कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी वैसा है, तो इस तरह से जो है बातचीत करने से ही मन के मवाद जो है अपने आप धुआं बन के उड़ जाते हैं। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है, यानी पूरा जो शरीर है हल्का, बातचीत करने से जो है जो भी टेंशन, जो भी डिप्रेशन रहता है वो अपने आप जो है हल्का हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बातचीत करने का भी एक खास तरह का मजा है। जो बातचीत करने में, जिसको बातचीत करते करते लत पड़ जाती है, उसको पूछिएगा कि कितना होता है बातचीत करने का मजा। जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाता है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अब बताइए बातचीत में ऐसी क्या चीज है कि जो खाना पीना छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि घंटों 2 घंटों बात कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या, हर हमेशा बात करते रहे। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को भी नहीं मिला था। आप बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख का चोला भी नहीं देखा था, और किस तरह से बात होता है वो कभी सुना भी नहीं था। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में आप सब समझे अभी। किंतु कुत्ता, बिल्ली, जानवर आदि के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से बोली सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने सर्वप्रथम किसके मुंह से जो आवाज था यानी बोली थी, किसके मुंह से सुनी थी, तो ये फ्राइडे के मुंह से सुनी। फ्राइडे के मुंह से जो है पहली बार उसने सुनी थी बातचीत करने, कैसे बातचीत किया जाता है, और वो भी जंगली बोली में कहा था, जंगली बोली में। रॉबिन्सन क्रूसो किसके मुंह से बातचीत सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से। और कब किस भाषा में कही थी, जंगली बोली में कही थी, अपनी जंगली बोली में कही थी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब ऐसा उन्हें अनुभव हुआ कि कैसे बातचीत, पहली बार जब कोई बातचीत सुनता है तो उसको एक अलग तरह का ही अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि बातचीत मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की शक्ति है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अब बताइए, पहले के जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था तो पहले पत्र व्यवहार हुआ था, तो पत्र व्यवहार के माध्यम से बातचीत हुआ करता था, पर लेटर लिखा जाता था। लेकिन जब उसे पहली बार किसी से मिला और उससे बातचीत किया तो उसको उस समय बताइए कितना आनंद हुआ होगा, कैसे उसका भाव, उसका स्वभाव, सब चीज के बारे में जान गया होगा। जिनसे केवल पत्र व्यवहार हुआ हो, कि अपनी प्रेमी से कितनी लालसा रहती है, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष प्रकट नहीं होते। जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक हम उसके गुण दोष, स्वभाव, उनके विचार, उनके पूरे व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं। बेन जॉनसन का कहना था, एक महान व्यक्ति हुए बेन जॉनसन, उनका मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन, आपने नाम सुना होगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य किस तरह का स्वभाव रखता है, वो व्यक्ति कैसा है, उनका गुण क्या है, उनका दोष क्या है, उनके अंदर क्या क्या
सद्भाव है, सभी के बारे में जो है बोलने से ही पता चलता है। किसी व्यक्ति के गुण और दोष हमको जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनके बातचीत को, उससे ज्यादा से ज्यादा बातचीत करना है। बातचीत करते करते हमें अनुभव हो जाएगा कि वो व्यक्ति किस तरह का है, कैसा स्वभाव है उनका, कैसा गुण है उसके अंदर। ये कहा था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ही कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और बहुत ही उचित जान पड़ता है ये। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। अब हम लोग बातचीत को 2 व्यक्ति में रख के देखते हैं कि 2 व्यक्ति में किस तरह से बातचीत होता है। एडिसन का मत, एडिसन साहब ने अपना मत दिया है कि 2 व्यक्ति में किस तरह से बातचीत हो सकता है। एडिसन के अनुसार जो है 2 व्यक्तियों में किस तरह से बातचीत होगा, आइए जानते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। अब बताइए असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो असल बातचीत केवल 2 व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी जब 2 आदमी होते हैं तभी एक दूसरे के दिल के अंदर के जो विचार है, भाव है, वो सब खोल पाते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यानी जब हम लोग 2 आदमी होते हैं तो खुलकर बातचीत करते हैं, लेकिन जहां 2 आदमी से 3 आदमी हो गया तो वहां पे जो है अपना खुल के बात नहीं किया जाता है, खुल के जो है अपने विचारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी को किसी के विचार अच्छे ना लगे या दूसरे को बता दे, इसीलिए जो है, और कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, इसीलिए 3 आदमी में खुलकर बातें नहीं होती। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख बनाने बैठेंगे। अगर 2 व्यक्ति किसी अच्छे टॉपिक में बात कर रहा है लेकिन तीसरा आ गया तो हो सकता है इसको ये टॉपिक अच्छा ना लगे, तो इसलिए जो है ये दोनों जो है अपने बात को कोसों दूर दूसरे चीज में फंसा के, और हाँ बताइए ऐसे, मतलब उस बात को कहीं दूसरे जगह ले चले जाता है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के बर्तन आपस में साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है। जैसे अगर गरम दूध का और पानी ठंडा पानी है तो एक दोनों का असर जो है पड़ ही जाता है, यानी दूध ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक को देखे भी ना हो। अब बताइए बातचीत में कितना असर है कि एक का असर दूसरे पर पड़ ही जाता है, बिना बातचीत के भी पड़ जाता है। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। वस्तुतः अब इस बातचीत को हम 3 आदमियों में देखना चाहेंगे, यानी तीनों मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। अब बातचीत जो है 2 व्यक्ति में किस तरह से होगा हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे 3 व्यक्ति में कैसी बातचीत होती है, किस तरह का भाव उत्पन्न हो। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण सी 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उस तीनों में परस्पर होती हैं। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नख से जड़ जाती है। 3 आदमी का जो बातचीत है वो अंगूठी के नख के समान है, अंगूठी में नख के समान है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी, जो बातचीत होगी तो केवल वह फॉर्मेलिटी या गौरवपूर्ण संजीदगी के लक्ष्य में सनी होगी। यानी जब 4 आदमी हुए, 4 आदमी में जो बातचीत होता है वो एक फॉर्मेलिटी कहलाएगा। 4 आदमी की जो बातचीत है वो केवल फॉर्मेलिटी और संजीदगी से भरा रहेगा। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल है। अब बताया 4 से अधिक लोगों की जो बातचीत है, 4 से अधिक लोगों की बातचीत है वो एक राम रमोवल कहलाएगा। राम रमोवल। 4 से अधिक लोगों की जो बातचीत है वो क्या कहलाएगा? राम रमोवल। उसे हम संलाप नहीं कर सकते, यानी बातचीत सीरियस वाली बातचीत उसे हम नहीं कर सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अब बताए जब 2 बुढ़े आपस में बातचीत करते हैं तो वो उनके विचार जो है वो किस टॉपिक पर बात करते हैं। 2 बुढ़े जो है किस टॉपिक पर बात करते हैं, वो हमेशा जमाने की शिकायत क्या करेंगे। आज के जमाने में तो जितने भी युवा है वो सब मोबाइल के चक्कर में, सिर्फ अजीब गजीब के चक्कर में है।
हम लोग हमारे जमाने के तो ऐसे ऐसे अपने मतलब अपना बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, अपने लोगों की अपने पुराने समय की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी के जो समय के लोग हैं उनका बहुत ज्यादा विरोध करेगा। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। अब बताइए, ऐसे ऐसे बात खोलेंगे कि हमारे जमाने में तो इतने इतने विद्वान हुआ करते थे, अपना मतलब 4 सच तो 10 झूठे बोलेगा। वे बाबा आदम की बात करेंगे, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। मतलब उसका जो घोड़ा दौड़ जाना चाहिए, अंत ही नहीं होगा, कब अंत होगा उसका कोई पता नहीं। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य कारण है। यानी अंग्रेजों के समय में क्या क्या हुआ करता था, कौन सी रीति रिवाज, सबको बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी के समय में जो भी नौजवानों के निंदा चर्चा ही करेंगे। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। यानी जो पढ़े लिखे बूढ़े हो गए तो वो जो है हमेशा शेक्सपियर के बारे में बात करेगा। अपनी लालसा के नशे पर चूर हम चुनी दीगरे नेस्त अक्खरपन की चर्चा छोड़ेगा। अब जान लेते हैं दो हम सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला है। अब जान लेते हैं सहेलियों के बीच में कैसी कैसी बातचीत होती है। रस का समुद्र मानो उमर चला आ रहा है। सहेलियों की बातचीत में जो है ऐसा रस भरी बातचीत होती है कि जो रस का समुद्र मानो उमड़ उठा हो। इसका स्वाद उन्हीं से पूछा जाना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी संजिग्धी यानी बातचीत किसी को सुनने का भाग्य मिला हो। यानी जो रस का समुद्र है उसी से पूछना चाहिए जो दोनों सहेलियों के बीच में जो है कहीं पे सुन रहा है उन लोगों की बात। अब जान लेते हैं बूढ़ियों की बात। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बेटी बहू हुई तो अपनी बहू या बेटियों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादरानी का कोई ऐसा रसदा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में कोढ़े दांत निकाल लड़ने लगी। अपने आप में हंस रहा है, अपने आप क्या क्या भाव उसके अंदर आ रहा है। अब जान लेते हैं लड़कों की बातचीत। लड़कों की बातचीत में क्या होता है, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे और अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। मतलब अगर कोई लड़का खिलाड़ी हुआ तो वो कहेगा हम तो 100 केजी डंबल उठाते हैं, अपना पूरा तारीफ करेगा। उसके बाद जो है अपने अंदर की जो शैतानी है वो जाहिर करने का उसे मौका मिल जाएगा। स्कूल के लड़के की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। यानी स्कूल के जो छात्र होते हैं वे तो बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो अपने शिक्षकों का तारीफ करेगा या तो अपने शिक्षकों का अपमान करेगा। ये तो पेटला मास्टर कुछ नहीं जानता है, मतलब अपने शिक्षकों का अपमान करेगा। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपने शिक्षकों का बहुत ज्यादा आदर भी करते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पढ़ने में कम है तो वो पूरे स्कूल को ही अपना गुरु समझ बैठेंगे। आज की बात व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बातचीत किस तरह से होती है, ये हर क्षेत्र में बातचीत महत्वपूर्ण है। लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंधी की बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादराने को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया है। मतलब जब शादी विवाह में होता है, शादी विवाह में जो है एक लड़का और एक लड़की के दोनों ओर से जो है एक वकील भेजा जाता है, बिचवई जिसे कहते हैं वकील। वकील जो है ये दोनों वकील जो है इसका दोनों वकील हमेशा जो है लड़का और लड़की का तारीफ करेगा। अगर लड़का जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है फिर भी लड़का की तरफ से कहेगा कि लड़का इतना सुशील शांत इतना कोमल हृदय का है कि कभी लड़ाई झगड़ा कभी नशा वगैरह नहीं करता। अगर लड़की मान के चलिए बहुत कम भी पढ़ा लिखा है तो फिर भी इसके बारे में ऐसा बड़ा चढ़ा के कहेगा कि लड़की तो इतनी सुंदर इतनी पढ़ी लिखी विद्वान की तरह है कि इसके सामने में तो कोचिंग का कोई टिक्का ही नहीं था। ऐसे बात लड़कियों के बारे में बताएंगे।
और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, यानी जो विवाह का रस्म है बहुत ही धूमधाम से की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। अब पूछा जाएगा कि किस देश के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो बातचीत करने का हुनर जो है यूरोप के लोगों में है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला, बातचीत करने की जो कला है वो यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का काफी ज्यादा कला है, बहुत अच्छे से बातचीत करना जानते हैं। यहाँ तक कि बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इससे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी यूरोप के लोगों में ऐसी ऐसी बात खोलेंगे कि आपको लगेगा कि इतना सुंदर बात हमको बता रहा है, मतलब सुनने का ही मन करेगा। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है, सुहृदय, यानी जिसका हृदय बहुत सुंदर है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लिकायत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को रसस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मार्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में रस संलाप की चर्चा ही चलता रहता है। यानी हमारे आज के समय में जो पंडित है वो हमेशा झगड़े, मतलब किसी का एक दूसरे का जो बातचीत नहीं सुनेगा, अपना ही बातचीत जो बोला है वही सही है, दूसरा का नहीं। इस तरह से आज के समय में हो रहा है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्रियां वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटों तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किया गया। अब हम लोग दो दोस्तों के बारे में बातचीत करते हैं कि दोस्त लोग किस तरह से बात करते हैं। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों आदमियों की उनसे जीविका चलने लगी और साल भर में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के उपरांत ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी। यानी जो 25 से ऊपर के आदमी होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं और उसके बोली में, उसके बातचीत में अनुभव होगा और सार गर्भित तरीके से बात करेगा, बिना सोचे समझे नहीं जवाब देगा वो। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। यानी जो 25 से कम उम्र के लोग होते हैं उसके बातचीत करने में जो है अनुभव, गौरवपूर्ण, ये सब बहुत कम देखने को मिलेगा। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे दुगना बढ़ जाती है। मतलब 25 से कम के उम्र में जो है अनुभव तो नहीं होगा लेकिन दिल बहलाव, उसके बातचीत करने में बहुत ही रस रहेगा। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल दिखा है। अभी हम लोग जो है बाहरी बातचीत में एक दो व्यक्ति में किस तरह से बात होता है, कैसे शादी विवाह में किस तरह से बातचीत होगा, दो लड़कों में कैसे बात होगा, बुढ़िया में कैसे बात होगा, बुद्धों की बातचीत कैसी होगी, दो सहेलियों की बातचीत कैसी होगी, दो व्यक्ति में किस तरह से बात होता है, इसके बारे में पढ़ें। अब हम लोग स्वयं के बारे में जान लेते हैं कि खुद से किस तरह से बातचीत होता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। यानी जब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा तो हम बातचीत तो कर ही नहीं सकते हैं। बिना दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति से अगर हमको बातचीत करना है तो कैसे बात करेंगे जब तक उसके पास नहीं जाए। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पहली तो अगर कोई हमारे यहाँ आए या नहीं तो हम ही उसके यहाँ जाके गपशप करें, तो बातचीत करने का ये दो तरीका हुआ। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगता है। रसाभास का मतलब हुआ कि एक दूसरे के प्रति द्वेष हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कई तरह के वाद विवाद हो सकते हैं। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। अगर कोई आदमी हमारे यहाँ पहुंचे, हमारे यहाँ आए, तो अगर हम उसको पूरी तरीके से शिष्टाचार, अच्छे तरीके से मेहमानी का दर्जा न दे तो हो सकता है उसके मन में खोट आ जाए।
या अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए ही जाना अनादर का मूल है। अगर बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं तो ये तो अनादर हो गया। और जाने पर मन माफिक बर्ताव ना किया जाए तो मानो दूसरे प्रकार का घाव। अगर किसी के यहाँ गए हैं, अच्छे तरीके से बातचीत कर ही नहीं रहा तो ये एक दूसरी तरह का घाव हो गया। इसीलिए इस सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि वह यह शक्ति अपने में पैदा करे। तो ये जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है, बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वो है स्वयं से बातचीत करिए। हम क्या कर रहे हैं, हम आज जो है कितने घंटे पढ़ाई में वेस्ट किए, कितने चीजें फालतू कामों में वेस्ट किए, हमें कल क्या करना चाहिए, अभी क्या कर रहे हैं, ये सब जो बातचीत होता है ये स्वयं से होता है। तो स्वयं से बातचीत करनी चाहिए, स्वयं से ही बातचीत करना सबसे उत्तम बातचीत माना गया है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाती है। हमारा जो मन है नए नए भीतरी मनोवृत्ति जो है नए नए रंग दिखाती है। कभी सोचती है कि हम पढ़े, कभी सोचते मोबाइल चला लेते हैं, कभी सोचते खा लेते हैं, कभी घूम के आते हैं। तो हमारे जो भीतरी मनोवृत्ति है बहुत सारे तरह के नए नए रंग दिखाती है हमें। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। प्रपंचात्मक बातचीत वगैरह वगैरह ये सब जो है मन में आते रहेगा, जिसमें जैसा चाहो वैसे सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। मन जो है सबसे आदमी का सबसे बड़ा शत्रु मन ही है। मन ही जो है कि उसे बड़े बड़े गलत काम करा सकता है और मन ही है जो उन्हें महान बना सकता है। तो मन जो है मनुष्य का दुश्मन भी है और मन जो है उनका मित्र भी। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, मन को कहा गया है चमनिस्तान। मन को क्या कहा गया है? चमनिस्तान, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या काम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत करें तो मानो अहोभाग्य। मतलब मन को जो कंट्रोल करने का काम है वो बहुत ही कठिन काम है। वर्षों 2 वर्षों के बाद जो है मन थोड़ा सा भी अगर अवाक होकर अपने मन से बातचीत कर रहे हैं तो ये मानो अहोभाग्य है। अहोभाग्य मतलब क्या कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इतने मेहनत के बाद जो है मन को तुम स्थिर कर सकती हो। मन बहुत खतरनाक है, चमनिस्तान कहा गया। मन को हमेशा नए नए रंग दिखाते रहेगा, अजीब तजीब विचार जो है मन में आते रहेगा। इसीलिए ध्यान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। हमारे जो भारतीय शिक्षा परंपरा थी, पहले गुरुकुल वाली परंपरा हुआ करती थी। पहले जो है जंगल में शांत अवस्था में जो है वहां पे शिक्षा ग्रहण किया जाता था। लेकिन अभी के समय में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल हो गया, घर हो गया, रिश्तेदार दोस्त, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को ध्यान आवश्यक है। ध्यान जरूर करना चाहिए। दिन में जो है 10 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा जरूर करना चाहिए। अगर ध्यान नहीं करते हैं तो आपका मन जो है कुछ भी करा सकता है। पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं लगना, ये सब मन के ही कारण है। एक वाक शक्ति के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा जो है कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हमारी जो जिह्वा है यानी इंद्रियां जो है बहुत ज्यादा स्वच्छंद चला करती है। यानी जिह्वा को कतरनी कहा गया है, हमेशा करते रहता है। अजीब तजीब का ख्याल आते रहे, जैसे ये चीज खाएं वो चीज खाएं, हमेशा जो है स्वाद का फिक्र रहता है उसको, जिह्वा को। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध आदि बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास के जीत अपने वश में कर डाला। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एकमात्र सोपान है। तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर था समाप्त हो चुका है। बातचीत का पूरा सारांश अभी पढ़ चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं कि बातचीत, अगर मनुष्य में बातचीत जो है अगर नहीं रहता, बातचीत करने की जो कला है नहीं दिया होता तो क्या होता। तो हम अगर बातचीत की करने की जो कला है अगर नहीं होता तो मनुष्य अवाक हो जाता, यानी पूरी सृष्टि गूंगी लुंज पुंज से हो मानो ऐसे दिखता। पूरा सृष्टि का जो विकास है, इतना भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वो विकास नहीं हो सकता था। अब हम देख चुके थे
सहेलियों में किस तरह का बातचीत होगा? सहेलियों में रस भरा समुद्र का बातचीत होगा। दो बुढ़ियों की बात जो है क्या होगा? बहू बेटी की गिला शिकवा करेगा। दो बुढ़ों की बात जो है जमाने का शिकायत करेगा और अभी के नौजवानों की निंदा चर्चा करेगा। और जो है दो व्यक्तियों के बातचीत को क्या माना गया है? दो व्यक्तियों में अच्छी तरीके से बात हो सकती है। एडिसन के अनुसार जो है अच्छे बातचीत जो है दो व्यक्ति में हो सकता है। बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत करने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का काफी ज्यादा हुनर है और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये बहुत अधिक बढ़ा है अभी के समय में। विवाह जब होता है तो दो अगुवाई रहते हैं, यानी जिसे वकील कहते हैं। और बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से बातचीत करना। और मन को क्या कहा गया है? मन को चमिस्तान कहा गया है। जीवा क्या है? जीवा एक कतरनी के समान है। मनुष्य को ध्यान हमेशा करना चाहिए, हर दिन ध्यान करना चाहिए। अब जो है अगले क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।